हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज से जो अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस रहेगी अपनी नोट सेट को लेके। जो आपके 6.0 नोट सेट है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेली क्लासेस रखेंगे। प्री और मेंस दोनों के लिए क्लासेस क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट है। प्री के जैसे एमसीक्यूज भी रहेंगे और मेंस के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में आपको सोल्व कराऊंगा। प्लस क्या रहेगा, डिस्कशन। डिस्कशन में हम क्या देखेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। डिस्कशन में जो एमसीक्यूज बनेंगे इन एमसीक्यूज के जो टॉपिक में से वही एमसीक्यू हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। डिस्कशन में आपको अलग से एमसीक्यू लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। वो सब हम किसमें देखने वाले हैं, अपने क्लासेज के अंदर। और साथ साथ में ये जो क्लासेज है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपका अपकमिंग एग्जाम कौन सा, बीएचयू का। वहां पर भी जो क्लासेज है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा अपने सेशन के अंदर। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी नए एमसीक्यूज मिलेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन रहेगा अपना। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आरएनसीसी की जो ऑफिशियल ऐप है, जो ऐप का लोगो जो है आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस ऐप के ऊपर आपको जो iOS और प्ले स्टोर दोनों के लिए ये उपलब्ध है। यहाँ पर जो है वो 90 डेज डेली टेस्ट सीरीज हमने जो है वो कंटिन्यू चल रही है लास्ट कुछ टाइम से। तो आप इनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हो डेली टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेली 80 to 100 एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व करवाते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है। जो एम सेलेक्टेड फैकल्टीज के द्वारा ये जो है एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। वीकली मेगा टेस्ट सीरीज रहेगा 200 एमसीक्यूज का। इसके बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर डाउटफुल क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हम यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाएंगे। सपोर्टिव नंबर्स पे आप हमें कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं कुछ जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। यह आपके सपोर्टिव नंबर है, यहाँ पर कॉल कीजिए। 24/7 उपलब्ध है आप सभी के लिए। और देखिए जो अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है, इनके जो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको एंडोक्राइन के टेस्ट हो गए, इसके बाद में इंटेग्युमेटरी सिस्टम के टेस्ट हो गए, प्री नोट सेट बीएचयू स्पेशल, ठीक है। जो मेगा टेस्ट मैंने आपको बताया वो कौन सा है, प्री नोट सेट बीएचयू स्पेशल का यहाँ पे टेस्ट है। इसके बाद में अगेन यहाँ पे सिस्टम वाइज अपने जो है कंटिन्यू टेस्ट चलते रहेंगे। और मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ साथ साथ में, और आप ऐप के ऊपर जो है आप अपने डेली बेसिस पे टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। उनके नोट्स बनाइए जो आपके एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं वहाँ पे, और नोट्स का क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो यही स्टेप है, यही इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। जो बाकी से आप कुछ अलग करोगे तभी जो है आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को बिना किसी देरी के। तो देखिए एमसीक्यू है अपना। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर एन इंडक्शन ऑफ लेबर owing to a gestation of 42 weeks confirmed by dates and ultrasound। डेट्स एंड अल्ट्रासाउंड में हमने कंफर्म किया है कि एक क्लाइंट है जो जिसका गेस्टेशन पीरियड अभी 42 वीक्स का है। कैसे पता लगा हमें, डेट्स एंड अल्ट्रासाउंड हमने किया उससे। और अभी वो एडमिट है हॉस्पिटल में ड्यू टू, रीजन क्या है इसका, ओविंग का क्या मतलब होता है, कारण, ठीक है। रीजन क्या है उसका, इंडक्शन ऑफ लेबर, उसका लेबर शुरू हो चुका है। वेन सी इज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर, जब वो 3 सेंटीमीटर डायलेटेड में है अभी। सी हैज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 70 सेकेंड्स, उसके इस स्टेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कितने बताए हैं यहाँ पे, 70 सेकेंड्स के कॉन्ट्रैक्शंस बताए हैं। सी इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन, जो कि अभी करंटली ऑक्सीटोसिन भी उसके चल रहा है। द नर्सेज फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी टू, यहाँ पर जो है नर्स का फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो एमसीक्यू है ये प्रीवियस नोट सेट का एमसीक्यू है, ठीक है। अपन जो सारी जो क्लासेज रहेगी अपनी नोट सेट के लिए ही रहेगी, ओके। प्री और मेंस साथ में बीएचयू के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की फ्रेम आराम से हम सबको समझ में आ गई है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले फीटल हार्ट रेट असेस करेंगे। नोटिफाई द अटेंडिंग फिजिशियन, कौन फिजिशियन उनको अटेंड कर रहा है उनको बताएंगे। टर्न ऑफ करेंगे आईवी ऑक्सीटोसिन को। प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट इज प्रोबेबली इन ट्रांजिशन फेज, या फिर हम वहाँ पर डिलीवरी के लिए जो है प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट अभी किस में है, ट्रांजिशन फेज में आ चुका है। क्या रहेगा अपना इस एमसीक्यू का आंसर, देखो काफी इजी एमसीक्यू है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये डायलेशन 3 सेंटीमीटर कौन सी स्टेज में होता है, और इस स्टेज के अंदर कितना यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल होता है।
उसी बेसिस पे जो है आप यहाँ पे आंसर निकाल पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता है, आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है, तो आपसे नोट सेट जो है काफ़ी मुश्किल आपके लिए खड़ी कर देगा। थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही आपके लिए नोट सेट के लिए काफ़ी अच्छे हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, अगर आप ऐसा आप करते हो फॉलो। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो क्लाइंट है गेस्टेशन पीरियड कितना है, 42 वीक है, मतलब टर्म से भी अब वो लास्ट पॉइंट पे है, ठीक है। उसके बाद में हम उसको पोस्ट टर्म कह चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद में भी उसका डायलेशन कितना है, 3 सेंटीमीटर का उसका डायलेशन बताया गया है और इंडक्शन लेवल शुरू हो चुका है। 3 सेंटीमीटर का डायलेशन है, 70 कॉन्ट्रैक्शंस सॉरी 70 सेकंड्स तक जो है कॉन्ट्रैक्शंस पहुंच चुके हैं और वो ऑक्सीटोसिन पे भी है। तो इस कंडीशन में आपका क्या आंसर रहेगा? देखो लेबर की जो प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट सेट के लिए। एक एमसीक्यू तो 100% बनता है इस टॉपिक में से, ओबीजी में से लेबर का जो है एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है। चाहे कोई सी भी स्टेज का पूछे, एक एमसीक्यू आपसे श्योर पूछेगा। तो देखिए ये जो स्टेज आपको बताई गई यहाँ पे, ये कौन सी स्टेज लग रही है आपको? ये स्टेज जो है जिसमें 3 सेंटीमीटर का डायलेशन होता है सर्विक्स का, तो स्टेज यहाँ पर कौन सी है? लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज में ही आपको 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन मिलता है, मगर लेटेंट स्टेज के अंदर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? कितना रहता है यहाँ पे नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? ये रहता है 15 टू 30 सेकेंड्स का। तो 15 टू 30 सेकेंड्स के लिए यहाँ पर तो ऑलरेडी 70 सेकेंड्स चल चुका है। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पे क्या रहेगी? टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन। हमें यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या करता है? लेबर को स्टिमुलेट करता है। तो उस वहां पर ऑलरेडी जो है 70 सेकेंड तक जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस पहुंच चुके हैं, मगर सर्वाइकल डायलेशन यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको? 3 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अब नॉर्मलिटी यहाँ पे शो हो रही है। मदर को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, फीटस को भी प्रॉब्लम होगी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हमें कितना चाहिए लेटेंट के अंदर? 15 टू 30 सेकेंड्स, बट यहाँ पे खूब उससे भी बहुत ज्यादा है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहेगी? ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करना। चलिए बाकी और देखते हैं अपन क्या क्या यहाँ पे एमसीक्यू बनेंगे हमें लेटेंट स्टेज से। केवल लेटेंट स्टेज ही हम यहाँ पे देखेंगे या फिर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेज को हम डिस्कस कर सकते हैं। मेजरली जहां से एमसीक्यू बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज को। फर्स्ट स्टेज को हम क्या कह सकते हैं? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। कब तक चलेगी ये? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक, या फिर मैं कहूं इफेसमेंट। ये जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस कौन सी स्टेज में होता है? फर्स्ट स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्टेज। इस स्टेज का ड्यूरेशन प्रीमी ग्रेविडा के में अंदर कितना देखने को मिल सकता है? तो 12 आवर्स तक, और मल्टी ग्रेविडा में कितना देखने को मिलेगा? 6 टू 8 आवर्स के लिए। और इस स्टेज के अंदर हम मदर को कौन सी पोजीशन देंगे? तो हम जनरली मदर को हम यहाँ पे क्या करवाते हैं? एम्बुलेशन करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं कि आप यहाँ पे नॉर्मल जो है वॉक कीजिए, ताकि जो आपके कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो और आने दीजिए। अभी तक आपको है नॉर्मली आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज के अंदर हम वॉक करवा सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर कौन सी पोजीशन आपको नहीं देनी है? तो सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है, क्योंकि क्या हो सकता है? सुपाइन पोजीशन अगर आप दोगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो सकता है यहाँ पे। इसलिए सुपाइन पोजीशन को हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो एट मतलब फुल एकदम यहाँ पे टर्म पे है, ठीक है। तो इस वजह से सुपाइन पोजीशन यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। अब ये फर्स्ट स्टेज जो है फर्दर 3 स्टेज के अंदर डिवाइड होती है। इसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है लेटेंट स्टेज। सेकेंड स्टेज जो होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव स्टेज।
एंड थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है ट्रांजिशन स्टेज। तो ये 3 सब स्टेजेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड होती है लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। लेटेंट के अंदर क्वेश्चन बनता है, एक तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन कितना रहता है, दूसरा रहता है सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, तो 1 to 3 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलेगा। माइल्ड टू मॉडरेट यहाँ पे क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। एंड फ्रीक्वेंसी है वो कितने टाइम से आएगी, 15 to 30 मिनट में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी रहेगी। और कितने टाइम तक रहेंगे, तो 15 to 30 सेकेंड्स तक ये आपको क्या मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो एमसीक्यू पूछते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में, प्रीमी के अंदर कितना ड्यूरेशन रहता है एंड मल्टी के अंदर कितना ड्यूरेशन रहता है। एमसीक्यू बने हुए हैं सारे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यू देखो प्रीमियम में कितने टाइम के लिए रहती है, 6 to 8 आवर्स की, और यहाँ पे मल्टी के अंदर 4 आवर्स के अराउंड यहाँ पे फर्स्ट स्टेज चलती है। फर्स्ट स्टेज में भी लेटेंट स्टेज उसका। यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है आपका लेटेंट स्टेज के अंदर ही कि आपको क्या केयर देनी है। तो 30 to 60 मिनट से आपको क्या करनी है, मदर के वाइटल्स है आपको जो है वो रिकॉर्ड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो रहा है यहाँ पे, इसलिए आपको 30 to 60 मिनट पे आपको मदर के वाइटल्स आपको रिकॉर्ड करने हैं। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। कितने टाइम ड्यूरेशन से करना है, तो 30 to 60 मिनट से। सेकंड अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्टिव स्टेज को। तो एक्टिव स्टेज के अंदर डायलेशन कितना देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो 4 to 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको डायलेशन देखने को मिलेगा। सर्वाइकल डायलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा कॉन्ट्रेक्शन से, तो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग। इसके बाद में ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना रहेगा, तो 30 to 60 सेकेंड्स का यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहता है। यहाँ पर नर्सिंग केयर आपको करनी है तो क्या करना है, आपको वाइटल्स करने हैं एवरी 15 to 30 मिनट्स। यहाँ पर कितना रहा, 30 to 60 मिनट, यहाँ पर 15 to 30 मिनट से आपको क्या करने हैं, वाइटल्स असेस करने हैं मदर और बेबी के दोनों के। और ड्यूरेशन की हम बात करें तो प्रीमी ग्रेविडा के अंदर कितना टाइम लगता है, तो 3 to 4 आवर के लिए, और मल्टी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है, तो 2 आवर्स का। कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं हम, एक्टिव स्टेज की। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिशन स्टेज। यहां पर जो है सर्वाइकल डायलेशन आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा लेबर के स्टेज है, इसलिए अभी से जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, अब आगे एग्जाम तक जो है वापस से लेबर का एमसीक्यू आपको एमसीक्यू फॉर्म में बताऊंगा, इतना डिस्कस मैं नहीं करूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपका यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जहां से एमसीक्यू बनता है वही लाइन में आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी का एमसीक्यू सेशन अपना ज्यादा रहेगा। ये सर्वाइकल डायलेशन ट्रांजिशन के अंदर हमें कितना देखने को मिलता है, तो 8 to 10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन जो है वो कौन से स्टेज में होता है, तो आंसर क्या जाएगा, 8 to 10 सेंटीमीटर कितने में होगा, ट्रांजिशन स्टेज में। इस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे कॉन्ट्रैक्शंस के, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे मदर को, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, टू 2 to 3 मिनट्स के अंदर यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 15 to 10 to 15 मिनट से कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर एवरी 2 मिनट के बाद में कॉन्ट्रैक्शन या फिर एवरी 3 मिनट के बाद में हमें कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है। और कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन कितना रहता है, ड्यूरेशन रहेगा 60 to 90 सेकंड्स का यहाँ पे ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो देखो आपके यहाँ पे एमसीक्यू कहाँ से बनेंगे, सर्वाइकल डायलेशन कौन से स्टेज में कितना होता है, ड्यूरेशन जो है वो कितना देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में वाइटल्स आपको असेस करने हैं, तो वो यहाँ पर कंटिन्यूसली एवरी 5 to 10 मिनट से आपको क्या करने हैं, वाइटल्स असेस करने हैं। तो ये हो गई आपकी लेबर की फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है मदर को जो सीवियरली कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो यहाँ पे उसको नर्सिंग केयर क्या देनी है आपको, एक तो आपको वाइटल्स असेस करने हैं, फीटल हार्ट रेट आपको असेस करनी है। उसके बाद में उसको ब्रीथिंग टेक्निक्स आपको बतानी है, किस प्रकार से आप ब्रीथिंग करोगे तो आप जो है फटिग नहीं होगा, आपको इनफ आप कॉन्ट्रैक्शंस करवा सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें हैं आपको नर्सिंग केयर में, इसको जो मदर को है वो आपको यहाँ पे बतानी होती है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का अपना आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी। इस कंडीशन में क्योंकि लेटेंट स्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर किया जाएगा टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? कौन सी स्टेप जो है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर जो है इंक्लूड नहीं होती है? कंप्लीट नेम क्या होता है इसका? WHO सर्जिकल चेक सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी हम इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। कौन सी स्टेज जो है यहाँ पर फॉलो नहीं होगी? टाइम इन की स्टेज, टाइम आउट की स्टेज, साइन इन की स्टेज या फिर साइन आउट की स्टेज? कौन सी स्टेप जो है यहाँ पे फॉलो नहीं होगी? साइन इन, ओके, टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन और साइन आउट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर कौन सी स्टेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो स्टेज करेक्ट होगी, कौन सी स्टेप को हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं, आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टाइम इन की कोई भी स्टेज यहाँ पर नहीं फॉलो होती है। ओके, बाकी साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट यहाँ पे स्टेजेस फॉलो होती है। तो स्टेप की हम बात करें, कौन कौन सी स्टेप्स होती है, एक बार मैं रफली आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप होती है साइन इन। इस टाइम पीरियड में क्या करते हैं हम, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टेज करते कब है? जब पेशेंट ओटी के अंदर आता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आता है, उसके बाद में जो है पेशेंट का यहाँ पे जो है हम कंप्लीट उसका असेसमेंट करते हैं, उसकी आईडी चेकिंग करते हैं, करेक्ट पेशेंट तो है, कौन सी साइड पे सर्जरीज होनी है, ये सब चीजें असेस करते हैं। मगर यहाँ पे एमसीक्यू कहाँ से बनेगा और कौन सा एमसीक्यू बनेगा? एमसीक्यू ये बनता है ये स्टेज कब की जाती है, ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। आंसर क्या रहेगा आपका? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया देने के पहले हमें जो है कौन सी स्टेप फॉलो करनी होती है? साइन इन की स्टेप, जो कि नर्स, एनेस्थेसिस्ट और यहाँ पे जो है वो पेशेंट जो अटेंडर सॉरी जो सर्जन होता है वो भी यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होता है। पेशेंट कंफर्म करते हैं, ये सारी प्रोसेस अभी मैं आपको चेकलिस्ट भी दिखाऊंगा, वहां पर मैं आपको एक एक अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद में जो अपना सेकंड स्टेप रहता है वो रहता है टाइम आउट। सेकंड स्टेप आपका कौन सा रहेगा? टाइम आउट। तो टाइम आउट कब होता है? तो टाइम आउट होता है बिफोर स्किन इंसिजन। स्किन को कट लगाने से पहले, स्किन को इंसिजन लगाने से पहले ये स्टेप होती है कौन सी फॉलो? टाइम आउट। तो हम कह सकते हैं आफ्टर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से लेके बिफोर स्किन इंसिजन के बीच में जो स्टेज रहती है वो कौन सी स्टेज फॉलो होती है? यहाँ पे टाइम आउट की स्टेज रहती है। और टाइम आउट की स्टेज के अंदर ही हम एंश्योर करते हैं कि लास्ट 60 मिनट ऑफ सर्जरी पेशेंट को जो है वो एंटीबायोटिक दिया गया था या नहीं दिया गया था। ठीक है, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? कितने टाइम ड्यूरेशन में सर्जरी के कितने टाइम पहले एंटीबायोटिक देना चाहिए पेशेंट को? तो 60 मिनट के अंदर अंदर लास्ट सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक लगना चाहिए। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, अभी तक हमने जो है 5 एमसीक्यू देखे हैं इसी एक स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, जो फाइनल अपनी जो लास्ट स्टेप रहती है उसे हम कहते हैं साइन आउट। तो देखिए साइन आउट के अंदर क्या होता है, कब होती है साइन आउट? तो आंसर क्या रहेगा? बिफोर पेशेंट लीव्स द ऑपरेशन रूम या फिर ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम पेशेंट के जाने से पहले हम क्या करते हैं? साइन आउट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग क्लोजर, ठीक है, आफ्टर वुंड क्लोजर जो है हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर वुंड क्लोजर। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हम वापस से रीचेकिंग करते हैं कि कोई अंदर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन खराब तो नहीं हो गया ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर फॉलो होती है। इसका आंसर एमसीक्यू का आंसर क्या रहा अपना? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमने बाकी की तीनों स्टेप्स के बारे में हमने समझा है, कौन सी स्टेप के अंदर क्या होता है अभी हम समझेंगे, मगर मेजर जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं वो मैंने अभी अब तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखेंगे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट अपनी, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू भी बनता है यहाँ से। तो अभी देखिए आपके सामने जो इमेज शो हो रही है, इस इमेज को हम क्या कहते हैं? सर्जिकल सेफ्टी
चेकलिस्ट, ठीक है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट किसने दी थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। 3 स्टेप होती है, साइन इन की स्टेप, टाइम आउट की स्टेप और साइन आउट की स्टेप्स। किसने साइन इन कब होता है? तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से पहले। टाइम आउट कब होता है? तो स्किन इंसिडेंट से पहले। और साइन आउट कब होता है? तो बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिंग रूम। कौन-कौन सी कंडीशंस, कौन-कौन सी स्टेप्स फॉलो होती है इन सब के अंदर, साइन इन के अंदर? तो पेशेंट को कंफर्म किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी देखिए, साइट कौन सी रखेंगे, प्रोसीजर क्या रखेंगे, कंसेंट है कि नहीं है, ये सब चीज़ हम किसमें देखते हैं? पेशेंट को कंफर्म करते हैं तब। उसके बाद में साइट मार्क, कहाँ पे सर्जरी होनी है। उसके बाद में एनेस्थीसिया साइड वाले रेडी है कि नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट की या फिर किसी असिस्टेंस की कमी हो या फिर कोई भी प्रकार की जो कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उससे पहले उनको पूछते हैं आप कंप्लीट रेडी हो? वो बोलते हैं ओके, देन अपन आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फिर उनको हम पूछते हैं कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर वर्किंग है पेशेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट हम पूछते हैं पेशेंट डज़ हैव, पेशेंट को कहीं कुछ एलर्जीज़ तो नहीं है? अगर है तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कौन सी ड्रग से है, ठीक है? कौन से फूड से हैं, किसी प्रकार की एलर्जी हो तो लिखते हैं। उसके बाद में एयरवे एस्पिरेशन रिस्क हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार उसको स्पैनल देते हैं मगर उसका इफेक्ट नहीं आता है बाय चांस, तो हम क्या करते हैं फिर उसको जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। इसलिए पहले से हम कंफर्म करते हैं कि अगर एयरवे रिस्क है तो ठीक है, नहीं है तो नो। अगर है तो इक्विपमेंट्स आपके पास में सारे अवेलेबल हैं, असिस्टेंस अवेलेबल है कि भाई अंदर ड्यूरिंग सर्जरी जीए देना पड़ा तो आपके पास में असिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है? वो सब चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिस्क ऑफ ब्लड लॉस, ये जो है हम सर्जन से पूछते हैं, ठीक है? अगर बच्चा हो, देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट एमसीक्यू बन सकता है एम्स के अंदर। तो बच्चा हो, तो बच्चे के लिए रिस्क ऑफ ब्लड लॉस कितने एमएल से किस हिसाब से देखेंगे? तो 7 एमएल पर केजी इन चिल्ड्रंस। तो बच्चों में जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग सर्जरी, वो हम किस हिसाब से देखते हैं? 7 एमएल पर केजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ब्लड लॉस हम असेस करते हैं। नहीं है और है तो कितना है, और कितना है अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सपोज कीजिए हम 400 एमएल जो है सर्जरी के अंदर ब्लड लॉस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और इसके लिए आपके पास में प्लान्ड ब्लड अरेंज है कि नहीं है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया आपका बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से। नेक्स्ट है जो है वो टाइम आउट। टाइम आउट कब करते हैं? टाइम आउट के टाइम पे जो सर्जन्स वगैरह सारे वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके हम टीम मेंबर्स के यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं कि भाई कौन-कौन यहाँ पे सर्जरी में अवेलेबल है। उसके बाद में अगेन पेशेंट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है? एनेस्थीसिया साइड से, सर्जन साइड से वर्बली कंफर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, वर्बली हम कंफर्म करेंगे। साइट कौन-सी है, प्रोसीजर क्या है, वापस से हम कंफर्म करते हैं। हो सकता है सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जरी उनको कुछ दूसरा प्लान करना हो, ठीक है? तो वहाँ पर हम यहाँ पे वापस से एक बार रिकरेक्ट या फिर हम वापस से डिस्कस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स। ड्यूरिंग सर्जरी आपको लगता है, सर्जन्स को लगता है, एनेस्थीसिस्ट को लगता है कि कोई किसी प्रकार का क्रिटिकल इवेंट्स हो सकता है, तो वो सब हम चीज़ें यहाँ लिखते हैं। तो देखिए क्या है, सर्जन से पूछेंगे हम सबसे पहले व्हाट आर द क्रिटिकल और अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स। आपके साइड से कोई क्रिटिकल स्टेप्स हो सकता है क्या, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स? तो वो ऐसे कह सकते हैं जैसे वेसल इंजरी, ठीक है? जैसे ब्लड लॉस, सीवियर ब्लड लॉस, या फॉर एग्जांपल वो उनके साइड से जो भी आंसर रहता है इसका। उसके बाद में ऑपरेटिव ड्यूरेशन पूछते हैं हम, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन जितना भी रहता है। उसके बाद में एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस वापस से एक बार यहाँ मेंशन करना होता है। नेक्स्ट एनेस्थीसिया टीम का रिव्यू भी लेना होता है हमें। व्हाट आर द पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न, कुछ पेशेंट रिलेटेड कंसर्न हो, उसका कोई हिस्ट्री हो, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, हाइपोटेंशन पोस्ट ऑफ आईसीयू केयर, ठीक है? आईसीयू के लिए बेड जो है आईसीयू में जाना पड़ सकता है पेशेंट को, अगर वो कंसर्न है तो हम यहाँ पे पहले से मेंशन करके रखते हैं ताकि हम सब उसके लिए प्रिपेयर रहें पहले से। नर्सिंग टीम रिव्यू भी हमें करना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं हम जो हमारी जो पेशेंट जो ट्रॉली है, ठीक है? वो हमने एकदम स्टेरिलिटी का अच्छे से हमने ध्यान रखा है, ठीक है? उसके हम इंडिकेटर रिजल्ट्स, ठीक है? इंडिकेटर रिजल्ट्स में हम देखते हैं। इसके बाद में बीइंग कंफर्म करते हैं इक्विपमेंट्स के साथ में कोई इश्यू तो नहीं है, आपको सर्जरी में असिस्ट करवाना है, आपके पास में इनफ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, और है तो आपके पास में सही से वो स्टेलाइज है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम नर्सिंग जो स्क्रब नर्स होता है उससे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ से एमसीक्यू बना हुआ था कि लास्ट 60 मिनट में एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कितने टाइम में देते हैं सर्जरी से पहले? तो 60 मिनट आंसर जाता है। दिया है तो कौन सा दिया है, और नहीं दिया है तो नहीं दिया है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए इमेजेस डिस्प्ले। ड्यूरिंग जो ऑपरेशन थिएटर रहता है वहाँ पर व्हाइट बोर्ड रहता है जिसके अंदर पीछे से लाइटिंग आ रही होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इमेज लगाई जाती है। सपोज एक्सरे की इमेजेस हो गई, यूएसजी की, एमआरआई की, सीटी की, तो इमेजेस जो है वो पहले से डिस्प्ले की गई है, नहीं की गई है।
ये सब चीज़ यहाँ मेंशन होता है। फिर हम क्या करते हैं, सिग्नेचर लेते हैं सर्जन का और एनेस्थेसिस्ट का सिग्नेचर लेते हैं और यहाँ पर भी सिग्नेचर दोनों का। इसके बाद में होता है साइन आउट। कब होता है? बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम। यहाँ से सीधे-सीधे एमसीक्यू बने हुए हैं, तो आप सबको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो देखिए अगेन यहाँ पे नर्स जो सर्कुलेटरी नर्स है वो यहाँ पे वापस से वर्बली कंफर्म करेगा, प्रोसीजर्स है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उन सबका काउंट्स है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिमेन इज लेबल्ड। कोई स्पेसिमेन निकाला हो, कोई सैंपल लिया हो, उसको प्रॉपर हमने लेबल किया है। हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी में जाएगा, पैथो और जैसे बायोकेमिस्ट्री में लैब में जाना है तो उसके लिए प्रॉपर सैंपलिंग की हुई है नहीं की हुई है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद में इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई है तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। सर्जन से चाहे प्रोफेशनल एंड नर्स की कंसर्न, पेशेंट को रिकवरी या पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए अगर कुछ की कंसर्न है तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये जो कंप्लीट चेकलिस्ट है वो है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। 6 एमसीक्यूज के अराउंड यहाँ पर आपके एमसीक्यूज बनते हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं। 6 में से 4 जो है अब तक पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट इसका इमेज भी देके पूछते हैं और इस 60 मिनट का ये भी पूछते हैं। बच्चों वाला अब तक मेरे ध्यान में नहीं आया कि ये पूछा गया है, मगर आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट जो है वो ये कब-कब होता है, ये भी आप सबको ध्यान में रखना है। तो 6 टू 7 एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं अपने। किसने दी थी? तो डब्ल्यूएचओ ने दी थी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप ज़रूर हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ पर हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डब्ल्यूएचओ 5 हैंड हाइजीन मूवमेंट एक्सेप्ट। ठीक है, सभी ऑप्शंस जो है करेक्ट है डब्ल्यूएचओ के 5 हैंड हाइजीन मूवमेंट के एक को छोड़ के। तो कौन सा हैंड हाइजीन मूवमेंट है यहाँ पे करेक्ट नहीं है? आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग या फिर बिफोर डू एनी प्रोसीजर। डब्ल्यूएचओ 5 हैंड हाइजीन मूवमेंट में कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो है वो 5 हैंड हाइजीन मूवमेंट के बारे में पूछा गया आपसे। तो देखिए 2 यहाँ पे बिफोर में होते हैं, 3 यहाँ पे आफ्टर में होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखने कितने आफ्टर है कितने बिफोर है, तो 2 बिफोर में है 3 आफ्टर में है। अब हम बात करते हैं कौन सा यहाँ पे एक्सेप्ट है, कौन सा हैंड हाइजीन मूवमेंट में नहीं इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग यहाँ पर जो है वो हैंड हाइजीन मूवमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कौन कौन से स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है? आंसर नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? बिफोर टचिंग पेशेंट, सेकंड यहाँ पे क्या है? बिफोर क्लीन एंड असेप्टिक प्रोसीजर, थर्ड क्या है? आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, फोर्थ क्या है? आफ्टर टचिंग पेशेंट, एंड फिफ्थ वन क्या है? आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। तो सबसे पहले पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट के लिए कोई भी क्लीन या फिर असेप्टिक प्रोसीजर शुरू करने से पहले हमें क्या करना है? हैंड हाइजीन रखनी है। उसके बाद में 3 हमारे आफ्टर आते हैं। तो आफ्टर अगर बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर की रिस्क है तब हमें वो हैंड वॉश करना है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट हमें हैंड वॉश करना है और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है? बिफोर टचिंग, जबकि बिफोर टचिंग नहीं है, क्या है? आफ्टर टचिंग जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए ये अपने क्या है 5 हैंड हाइजीन मूवमेंट है सबसे पहला, और इसी स्टेप्स के अंदर आपको याद करना है क्योंकि एमसीक्यू जो है बन सकता है कि इसको करेक्ट मैनर के अंदर लिख के हमें बताइए या फिर कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैनर में
ये लगे हुए हैं, ठीक है? आपको करेक्ट मैनर के अकॉर्डिंग ही आपको याद करना है। सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है? बिफोर टचिंग द पेशेंट। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है? कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर फॉलो करना है या फिर क्लीन स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करना है तो आपको हैंड वॉश करना है। थर्ड क्या है? बॉडी एक्सपोज़र फ्लूइड रिस्क हो तब करना है। पेशेंट को टच करने के बाद में हमें हैंड हाइजीन मूवमेंट करना है। उसके बाद में लास्ट पेशेंट्स के सराउंडिंग यहाँ पर हम कोई थिंग को यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो उसे हम यहाँ पे हैंड हैंड हाइजीन मूवमेंट के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। तो बिफोर नहीं है, 2 ही बिफोर है हमारे पास में, दोनों ही पेशेंट के प्रोसीजर से पहले है और पेशेंट को टच करने से पहले है और 3 हमारे पास में क्या है? आफ्टर है। ऐसे आपको याद करना है। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू। आफ्टर लिवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। लिवर बायोप्सी के बाद में पेशेंट जो है वो कौन-सी पोज़ीशन में रखना चाहिए, पेशेंट को प्लेस करना चाहिए? सुपाइन पोज़ीशन में, प्रोन पोज़ीशन में, राइट लेटरल पोज़ीशन में या फिर या फिर हाई फॉलर पोज़ीशन में? कौन-सी पोज़ीशन में जो है पेशेंट को होल्ड करना चाहिए या फिर रखना चाहिए हमें? आफ्टर लिवर बायोप्सी के बारे में पूछा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, क्या पूछा गया है? आफ्टर लिवर बायोप्सी आपको जो है कौन-सी पोज़ीशन देनी है? तो आंसर क्या रहेगा? राइट लेटरल पोज़ीशन, ठीक है? राइट साइड में रहता है अपना लिवर, तो लिवर को वापस से हम कंप्रेस करेंगे ताकि ब्लीडिंग वहाँ से ना हो, इसलिए आंसर क्या रहेगा? राइट लेटरल पोज़ीशन में हमें क्या रखना है? पेशेंट को रखना है आफ्टर लिवर बायोप्सी। तो देखिए अभी अपना जो टॉपिक क्या रहेगा? लिवर बायोप्सी, ठीक है? इसके बाद में अपन जो है लिवर बायोप्सी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा अपने सामने तो एमसीक्यू को हम सोल्व करेंगे, ठीक है? जो आपसे प्रीवियसली 4 सालों के 5 सालों के नोट सेट में आपसे पूछा गया है, वो सारे एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, साथ में उनके टॉपिक डिस्कशन करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपका इसी टॉपिक में से एमसीक्यू बने, तो आपका वो पढ़ा हुआ रहे, आपका वो रिवीजन रहे। यही आरएनसीसी का यही गोल है, इसी के साथ अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए लीवर बायोप्सी, तो लीवर बायोप्सी के अंदर जो 2 टाइप की होती है, एक टाइप हम कर सकते हैं ओपन लीवर बायोप्सी, सेकंड टाइप होती है क्लोज्ड लीवर बायोप्सी। तो क्लोज को हम क्या बोलते हैं? परक्यूटेनियस, स्किन के थ्रू छोटा सा डायरेक्ट अपन नीडल के साथ में, और यहाँ पर तो एक तरीके से सर्जिकल प्रोसीजर होगा। इसके लिए हमें जो है वो एनबीएम रखना पड़ेगा पर्सन को, ठीक है? और सर्जरी से पहले 6 आवर के लिए जनरल हम एनबीएम रखते हैं पेशेंट को, ताकि एस्पिरेशन की रिस्क ना हो। और ये जो है क्लोज्ड वाली, इसे अपन क्या बोलेंगे? परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी। तो आपके जो एमसीक्यू बनते हैं वो इसी से बनते हैं, परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी से। तो मेजर मेजर जो एमसीक्यू बनेंगे वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ से अपना लीजर लीवर बायोप्सी का क्या रहेगा? कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ, इसका लीवर कैंसर का, लीवर कैंसर का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? लीवर बायोप्सी कर दो। इसके बाद में सेकंड जो एमसीक्यूज बनेंगे अपने, वो बनेंगे अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन कौन सी कंडीशन में जो है लीवर बायोप्सी नहीं करना है? तो देखिए एक तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम अबनॉर्मल हो तब हमें जो है नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट हमें रखना है लीवर बायोप्सी को। कौन कौन सी इंडिकेशन क्या है? तो लीवर कार्सिनोमा, जो कैंसर हो तो कैंसर कंडीशन में हम लीवर बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट जहाँ से एमसीक्यू बनेगा अपना वो रहेगा इक्विपमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। इक्विपमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से रिक्वायर होंगे लीवर बायोप्सी में? सीधा सीधा एमसीक्यू बनेंगे अपने यहाँ पे। क्या क्या बनेगा? बायोप्सी नीडल हमें चाहिए होगी। तो देखो जो लीवर बायोप्सी के अंदर बायोप्सी नीडल काम आती है उसका क्या नाम है? तो आंसर क्या रहेगा? विम
विम सिल्वरमैन्स नीडल। तो विम सिल्वरमैन नीडल कौन सी बायोप्सी में काम आता है? तो लीवर बायोप्सी। दूसरी जो नीडल रहेगी यहाँ पे उसका क्या नाम है? मेहगनी। ठीक है, मैंगनी नीडल। थर्ड वन नीडल कौन से काम में ले सकते हैं अपन? बर्मिंगम कटिंग नीडल। तो मेजरली इन्हीं नीडल्स के साथ में हम क्या करते हैं? बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ से एक और एमसीक्यू बनेगा कि बायोप्सी नीडल का गोज कितना होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा आपका? 16 गोज की बायोप्सी नीडल को हम काम में लेते हैं। देखो जहां से एमसीक्यू बनता है वो हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, अलग से आपको लीवर बायोप्सी पढ़ने की नीड नहीं है, बस आप डायरेक्ट इसके एमसीक्यू सोल्व करो। आपके सारे एमसीक्यूज आपको यही मिल जाएंगे, और ये एमसीक्यू सारे ऐसे एमसीक्यू जो पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, ये तो होगी आपकी बायोप्सी नीडल। इसके बाद आपको क्या चाहिएगा? स्पेसिमेन कंटेनर चाहिएगा जहां पर आप बायोप्सी सैंपल रखोगे। उसको स्पेसिमेन को किसमें स्टोर करके रखेंगे हम? स्पेसिमेन जो भी रहा अपने पास में, स्पेसिमेन निकाला फॉर एग्जांपल हिस्टोपैथ के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोप्सी है तो कौन सी लैब में जाएगा? हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जाएगा। इसको जो है ओटी के अंदर स्टोर कितने टाइम तक रखना है, या फिर जब तक वो आपके हिस्टोपैथोलॉजी लैब में ना पहुंचे तब तक आपको किसमें स्टोर करना है? तो 10% फॉर्मलिन में। ये भी एमसीक्यू बना हुआ है। तो नोटसेट प्री बीएचयू मेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली है, रैंडम क्लासेस नहीं है। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ में एज ए फ्रेंड आपके साथ में ज्वाइन हुए एम्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, क्लीनिंग करनी है सबसे पहले। सर्जिकल असेप्टिक प्रोसीजर होगा आपका। बीटाडीन से आपको जो है वो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके हमें लोकल एनेस्थीसिया आपको देना पड़ेगा। तो कितने परसेंट दोगे? 2% लीडोकाइन। ठीक है, बाकी ये सर्जन के ऊपर प्रेफरेंस है, वो कौन सा जो अनेस्थेटिक सॉल्यूशन का काम में ले। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना ये एमसीक्यू बना था, मेन एमसीक्यू, कि पोजीशंस कौन कौन सी हम यूज में लेंगे। 2 आवर्स का टॉपिक है, अपन यहाँ पे 10 मिनट्स के अंदर हम समझ लेंगे। पोजीशंस की हम बात करें तो पोजीशन ड्यूरिंग बायोप्सी। ड्यूरिंग बायोप्सी आपको क्या पोजीशन रखना है, और दोनों ही एमसीक्यू बने हुए हैं। ये जैसे आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पूछा गया था नोट सेट के लिए कि आफ्टर लीवर बायोप्सी, और अभी ये मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, ये उससे पहले के एम्स के एमसीक्यू हैं। तो इसके अंदर बताया ड्यूरिंग बायोप्सी कौन सा पोजीशन देना है? तो सुपाइन, या फिर मैं कहूँ लेफ्ट लेटरल, प्लस राइट अपर एब्डोमेन एक्सपोजर। क्योंकि राइट साइड में अपना क्या है? लीवर है। तो सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में रख लो, या फिर लेफ्ट लेटरल में पोजीशन में रखो। प्लस ये जो राइट हैंड है आपका, ये आपका अपर साइड में होना चाहिए, ताकि आपके कंप्लीट यहाँ से जो है वो रिब्स भी अप हो जाए, और लीवर जो है आपको कंप्लीटली एक्सपोज करने को मिले। ये तो होता है आपका ड्यूरिंग प्रोसीजर। एमसीक्यू पूछा जा चुका है, ये ध्यान में रखना, नोट सेट का एमसीक्यू है ये। अब है आपका एमसीक्यू नेक्स्ट, आफ्टर बायोप्सी। आफ्टर बायोप्सी क्या पोजीशन देनी है? आफ्टर बायोप्सी देनी है राइट लेटरल पोजीशन। ठीक है, आपको जो है वो प्रेशर बना के रखना है लीवर के ऊपर, ताकि जहां से पंचर किया था हमने, बायोप्सी कलेक्ट की थी, वहां से जो है आगे ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, राइट लेटरल पोजीशन प्लस पिलो अंडर लीवर। ठीक है, जहां पे पंचर किया था वहां पे हम पिलो रख सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम यहाँ पे डाल सके। और डिक्रीज द रिस्क ऑफ हेमरेज। ठीक है, ये जो कुछ एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और इजी एमसीक्यू तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। हार्ड एमसीक्यू गलत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी एमसीक्यू गलत हो रहा है मतलब वो आपको परसेंटाइल के अंदर काफी आपको पीछे धकेल देगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, निडल इंसर्शन साइट। निडल इंसर्शन साइट आपको कौन सी रखनी है जब लीवर बायोप्सी कर रहे हैं? तो साइट कौन सी रहेगी? राइट अपर हाइपोकोंड्रिक रीजन,
इसके साथ में रिब्स कौन सी होगी? 8th एंड 9th इंटरकोस्टल रिब्स के अंदर। ठीक है, तो ये देखा आपको कंप्लीट लीवर बायोप्सी मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक्यूरेट पोजीशन है राइट अपर हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर 8th और 9th इंटरकोस्टल रिब्स के अंदर आपको क्या करना है? नीडल को इंसर्ट करना है विथ यूएसजी गाइडेड। यूएसजी की मदद से आपको क्या करना है? नीडल को इंसिजन इंसर्ट आपको करना है। ये सारा आपका जो है वो हो चुका है, यहाँ तक कंप्लीट है आपका लीवर बायोप्सी। कॉम्प्लिकेशन का आपको पूछे तो आप कह सकते हो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, एक यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कॉम्प्लिकेशन में। तो न्यूमोथोरेक्स, लंग पंक्चर हो सकता है, दूसरा हो सकता है ब्लीडिंग। ये दो यहाँ पे बेसिक कॉम्प्लिकेशंस जो है, ब्लीडिंग बेसिक है मगर न्यूमोथोरेक्स सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। एक और एमसीक्यू, फाइनल एमसीक्यू इसी टॉपिक में से, कि जब आपको नीडल इंसर्ट करनी है उससे पहले आपको क्या करना है? एज ए नर्स आपका क्या रोल है? तो जस्ट बिफोर नीडल इंसर्शन हम पेशेंट को कहेंगे कि आपको क्या करना है? वाल्सल्वा मैन्यूवर परफॉर्म करना है। वो पूछेगा आपसे कि कैसे करें वाल्सल्वा मैन्यूवर परफॉर्म। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ब्रीथ इन करना है, इनहेल एंड एक्सहेल एंड होल्ड द ब्रीथ। ठीक है, कितने टाइम तक? तो 5 to 10 सेकंड तक, इतने में हम जो है नीडल इंसर्ट कर देंगे। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं आपके लीवर बायोप्सी से रिलेटेड। इसके बाहर जो है आपका इस टॉपिक में से सिंगल एमसीक्यू नहीं जाने वाला है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, रिमेमराइज होनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम में एमसीक्यू आए तो आपका एकदम जल्दी से आपका आंसर पे सेलेक्ट करना है। प्लस आपको ऑप्शंस हर एमसीक्यू के पढ़ने हैं अच्छे से। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक हमसे इजी है तो आप डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हो। ठीक है, सामने कौन ले रहा है एग्जाम? एम्स ले रहा है ना। ठीक है, आपको हर एक ऑप्शंस को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद में ही आपको करेक्ट आंसर पे जाना है, भले एमसीक्यू इजी हो चाहे एमसीक्यू हार्ड हो। ठीक है, तो आपका लीवर बायोप्सी हमने पढ़ लिया है। चार चार टॉपिक हमने आज क्लियर कंप्लीट कर लिए हैं अब तक। नेक्स्ट एमसीक्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो यूएसजी गाइडेड असेस कर रहे हैं लीवर की एकदम फिक्स लोकेशन को। ठीक है, जो कंप्लीट एकदम स्टेराइल तरीके से जो है वो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, जो लिनन पैक से यहाँ से लिनन से यहाँ पे ड्रेसिंग की जा रही है, स्टेराइल ग्लव्स यहाँ पे जो है वो पहने जा रहे हैं, और ये क्या है? यूएसजी प्रोब है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम कवर लगाते हैं, ये अभी यहाँ पे कवर इन्होंने नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, मगर इसके ऊपर भी कवर लगाते हैं, फिर उन्होंने पहले से इस जो प्रोब है इसको स्टेलाइज किया हो होपफुली। इसके बाद में जो है वो हम क्या करते हैं कि लोकेशन देखते हैं। ठीक है, लोकेशन देखने के लिए आप जो है परकशन करते हैं। ठीक है, अभी ये क्या कौन सी स्टेप हो रही है? परकशन। ठीक है, जब हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं, तो ये कौन सी स्टेज है? परकशन। ठीक है, हम जो परकशन करके, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं? टैपिंग करके, देखो यहाँ पे थंब है, सॉरी फिंगर है, फिंगर के ऊपर दूसरी फिंगर से टैपिंग करके लीवर की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं यूएसजी से, और जल्दी और आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने परगज़न करके यूएसजी से जो भी है इन्होंने क्या कर लिया है, लोकेशन इन्होंने देख ली कि कहाँ पर आपको जो है वो नीडल को इंसर्ट करना है। लोकेशन जो मैंने आपको बताई थी कौन-सी थी? 8 से लेके 9 इंटरकोस्टल स्पेस और राइट अपर हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, तो ये कौन सा हो गया? राइट अपर हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर लीवर आपका प्रेजेंट रहता है, यहीं से जो है वो लीवर लीवर बायोप्सी की कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। इसके बाद में जो है इसको जो है वो बिटाडीन से क्लीन किया जाता है, और बिटाडीन से क्लीन करने के बाद में इसके ऊपर हमने क्या किया है? ये स्टेराइल ड्रेपिंग कर दी है हमने। क्या किया है? स्टेराइल ड्रेपिंग किया है, ताकि क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है तो हो सकता है अंदर इन्फेक्शन हो जाए, इसके लिए हमें हमारी तरफ से जितना हम बचा सकते हैं इन्फेक्शन को उतना ही हमें कोशिश करनी है। और यहाँ पर जो है इन्होंने सैंपल कलेक्ट किया है, इसको जो है वो स्पेसिमेन कंटेनर कहते हैं, इसको हम स्पेसिमेन कंटेनर के अंदर इन्होंने रखा है।
लेबल करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो मैंने अभी आपको सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पढ़ाई थी, तो उसके अंदर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अब तक। और ये जो है आपकी इस एमसीक्यू की फाइनल स्टेप कि आफ्टर द प्रोसीजर आपको कौन सी पोजीशन देनी है। तो आफ्टर प्रोसीजर आपको पोजीशन कौन सी दी हुई है, देखिए पेशेंट क्या है, राइट लेटरल पोजीशन में है। आंसर क्या जाएगा आपका, राइट लेटरल पोजीशन। और भी अच्छा आंसर क्या रहता है कि इसके नीचे हम सैंड बैग लगा सकते थे, पिलो लगा सकते थे, तो उससे और अच्छा कंप्रेशन मिलेगा। अगर ऑप्शन में जब वो है ही नहीं अपने इस एमसीक्यू में भी, तो हम कहाँ से लगाएं। ठीक है, तो खुद से कुछ नहीं करना है, बस आज आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको फ्लो होते जाना है और आंसर अपना चूज करते जाना है। तो अभी आपके सामने जो नीडल दिखाई गई है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइफिड नीडल। ठीक है, इसका एक कैनुला है, ट्रोकार है। इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, विम सिल्वरमैन। कौन सी नीडल है ये, विम सिल्वरमैन नीडल है। डायरेक्ट अगर आपको इमेज देखने को मिले एग्जाम में, जो कि एम्स देता हुआ आया है, कुछ 5-6 इमेजेस आपको देता है, इजी रहती है एकदम। आसानी से आप सभी का आंसर करेक्ट होगा इमेज बेस के एमसीक्यू में। मगर फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए ये कौन सी नीडल है, विम सिल्वरमैन नीडल। अब बाइफिड क्यों कहते हैं इसको, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आगे से इसका दो साइड के इसके नीडल के पार्ट आगे से दो मुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको बाइफिड नीडल कहते हैं। अभी आपको जो नीडल की इमेज दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, मैंगिनी नीडल। ठीक है, कौन सी नीडल है, मैंगिनी नीडल। ये भी आपकी जो है वो लीवर बायोप्सी के अंदर काम में ली जाती है। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू कीप ए 12-year-old चाइल्ड आफ्टर ए लंबर पंक्चर टू असेस सीएसएफ। सीएसएफ लेने के लिए हमने क्या प्रोसीजर किया, लंबर पंक्चर। तो एक 12 साल का जो बच्चा है उसके लिए बेस्ट पोजीशन क्या रहेगी आफ्टर लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है, अभी उसके लिए पोजीशन देनी है, तो कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी। तो सेमीफोलर शो दैट द चाइल्ड कैन वॉच टीवी एंड बी एंटरटेन। सेमीफोलर पोजीशन देंगे जो कि बच्चा जो है वो खुद को एंटरटेन कर सके, रख सके। दूसरा सुपाइन पोजीशन फॉर सेवरल आवर्स सो एज प्रिवेंट ए हेडेक। तो सुपाइन पोजीशन में रखेंगे ताकि उसको जो है वो हेडेक से प्रिवेंट किया जा सके। ऑन है राइट साइड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ सीएसएफ से प्रिवेंट करने के लिए राइट साइड में देंगे, या फिर प्रोन फॉर 2 आवर्स टू प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन, या फिर वॉमिटिंग और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में रखेंगे। तो आज हमने जो है लिवर बायोप्सी का प्रोसीजर पढ़ा है, तो अभी लंबर पंक्चर का प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। मगर आंसर मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट जो हम सॉल्व करके जाएंगे, केवल हम पोजीशन की बात करेंगे यहाँ पे। कंप्लीट लंबर पंक्चर अगेन थोड़ा 10 to 12 मिनट्स का टॉपिक है यूट्यूब सेशन के लिए। बाकी ऐसे 1 आवर का टॉपिक, 1 to 1.5 हाफ आवर का टॉपिक रहता है आपके जो लाइव क्लासेस के लिए। तो शॉर्ट के अंदर देखेंगे जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। बाकी कंप्लीट क्लासेस के लिए आप हमारी लाइव जो सेशंस रहते हैं ऐप के ऊपर, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है हमारी ऐप पे शुरू हो चुकी है, वो भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए लंबर पंक्चर के लिए आपसे पूछा गया है कि आफ्टर लंबर पंक्चर कौन सी पोजीशन देंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहता है। ठीक है, लंबर पंक्चर के अंदर क्या होता है, जब हम स्पाइनल टैप करते हैं तो वहाँ पर क्या कि जो डिस्क वगैरह रहती है वो भी यहाँ पे इंजर्ड होती है। ठीक है, और उनसे जो है वो क्या हो सकता है, पेशेंट को थोड़ा नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लाइक हेडेक हो गया। ठीक है, वर्टिगो हो गया, वोमिटिंग, जैसे इस प्रकार के साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मेनली हेडेक यहाँ पे काफ़ी सीवियर हेडेक हो सकता है। तो उस हेडेक से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एकदम उसको सुपाइन या फिर मैं कहूँ फ्लैट पोजीशन में हम उसको रख सकते हैं कुछ घंटों के लिए, 10-12 घंटों के लिए एकदम फ्लैट पोजीशन में, ताकि वहाँ से एकदम कंप्लीटली हील हो जाए। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, फ्लैट पोजीशन में हम रखेंगे ताकि हम क्या कर पाएँ, हेडेक से प्रिवेंट कर पाएँ। सेकंड देखिए, ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या पोजीशन रखेंगे, तो देखिए ड्यूरिंग प्रोसीजर हम रखेंगे लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन, या फिर मैं कहूँ सी सेप पोजीशन।
ये आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट चॉइस रहेगी। सी से पोजीशन फर्स्ट चॉइस। इसके बाद में सिटिंग पोजीशन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बेड की साइड में जो आपको पेशेंट को सीटिंग करवा सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे? लीन फॉरवर्ड ऑन कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल पे आप रखोगे पेशेंट को, तो वहाँ पर भी क्या होगा? सीसीएफ जैसी स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएगी आपको। पीछे से जो है वो कंप्लीट आपको एरिया मिल जाएगा जहाँ से आप आराम से नीडल को इंसर्ट कर सकते हो। ये तो होगी ड्यूरिंग प्रोसीजर की बात। नाउ पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर आपको क्या पोजीशन रखनी है? तो पोस्ट प्रोसीजर में आपको रखनी है 6 to 8 आवर्स के लिए सुपाइन पोजीशन, या फिर मैं कहूँ फ्लैट पोजीशन विदाउट पिलो। पिलो नहीं लगाना है उसको, ठीक है, विदाउट पिलो 6 to 8 आवर्स के लिए। तो इससे क्या होगा? हेडेक प्रिवेंट होगा। तो इस एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुपाइन पोजीशन फॉर सेवरल आवर्स सो एज टू प्रिवेंट ए हेडेक। नेक्स्ट एमसीक्यू। ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है सीएसएफ भी मैं पढ़ाऊँगा। सीएसएफ की क्या-क्या फाइंडिंग्स रहती है, कितनी यहाँ पे शुगर रहता है, कितनी प्रोटीन देखने को मिलती है, नॉर्मल सीएसएफ कितना रहता है, तो क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो आज के लिए जो है अपन यहाँ पे एक ही टॉपिक देखेंगे जो मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ा दिया है। डे बाय डे हम यहाँ पे हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर अप कर लेंगे, तो ऐसा मत सोचना आप कि लंबर पंक्चर के बारे में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया है यहाँ पे। चलिए, एक एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। लंबर पंक्चर जो है वो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस किसका होता है? कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस किसका होता है लंबर पंक्चर? क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? मेनिंजाइटिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा जा चुका है। मेनिंजाइटिस का यहाँ पे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस आपको पूछे तो आंसर क्या रहेगा? लंबर पंक्चर। इन्फेंट के लिए कहाँ पे करेंगे? आंसर क्या रहेगा? L4 से लेके L5 तक। और एडल्ट के लिए क्या रहेगा? L3 L4। ठीक है, एडल्ट के लिए यहाँ पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है एंड हो जाती है L2 तक, इसलिए जो है आपको लंबर पंक्चर कहाँ से करना है? आपको L3 L4 तक। और बच्चों के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ तक रहती है? L3 तक। तो इसलिए उसके नीचे से हम करेंगे ताकि यहाँ पे कॉर्ड को डैमेज ना हो। कॉर्ड डैमेज होगी तो आपको नर्व से रिलेटेड आपको जो है साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे लंबर पंक्चर को? तो एलिवेटेड आईसीपी। खूब सारे एमसीक्यू हैं, क्यों रखेंगे? ताकि वो हर्निएटेड हो जाएगा, रखेंगे तो ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना वापस से हम देखेंगे इस टॉपिक को। व्हेन टीचिंग ए मदर ऑफ ए 4 month old, 4 महीने का बच्चा है, उसकी मदर को हम टीचिंग दे रहे हैं विथ डायरिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। उसको क्या हो रहा है? बच्चे को डायरिया हो रहा है, और हम टीचिंग किसके लिए दे रहे हैं कि हमें क्या करना है? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है। किस प्रकार करेंगे उसके बारे में हम टीचिंग दे रहे हैं। द नर्स वुड इन्फॉर्म द मदर अबाउट द इन्फॉर्म इम्पोर्टेंस ऑफ फीडिंग हर चाइल्ड। तो नर्स को जो है वो मदर को कौन सी जो इम्पोर्टेंस है फीडिंग की वो उसको बतानी है। फ्रूट जूस को दीजिए यहाँ पे, डायलेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स प्रोवाइड कीजिए, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फार्मूला दीजिए, या फिर रेगुलर फार्मूला मिक्स आप यहाँ पे उसको फीडिंग करवा सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के साथ में। एज ए नर्स आपके सामने ऐसा केस है जिस बच्चे को जो है वो डायरिया हो रहा है, और वहाँ पर हमें क्या करना है? डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है। तो इस कंडीशन में जो है आपको किस प्रकार से मदर को आप टीचिंग करोगे अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस? तो देखिए, बेबी को डायरिया हो रहा है और डिहाइड्रेशन से आपको प्रिवेंट करना है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी,
सोया बेस्ड लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला देना है। हो सकता है उसको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो बच्चे को, इसके लिए हमेशा जब कभी भी इस प्रकार का आपके सामने केस आए, तो आप क्या कर सकते हो, लैक्टोज़ फ्री डाइट उसको देना शुरू करो सबसे पहले। क्योंकि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होगा तो डायरिया उसका मोस्ट कॉमन साइन सिम्पटम्स के अंदर आएगा। डायरिया होगा तो फिर डिहाइड्रेशन होना है, और डिहाइड्रेशन जो है वो काफ़ी डेंजरस होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा क्या रहता है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है बच्चों में। इस वजह से सोया बेस्ड फ़ॉर्मूला और लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला आपको देना है। सोया बेस्ड क्यों दोगे? ताकि जो है वो क्या करेगा, स्टूल की जो जो है ड्यूरेशन है, और जो है मैं कहूँ कि स्टूल आउटपुट को कम करेगा सोया बेस्ड फ़ॉर्मूला, ठीक है? साथ में लैक्टोज़ फ्री दोगे तो इंटॉलरेंस नहीं होगा, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं, फ्रूट जूस है, ये तो क्या करेगा, डायरिया को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, कम नहीं करेगा। डायलेटेड कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी क्या करेगा, डायरिया को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और रेगुलर फ़ॉर्मूला मिक्स्ड जो डाइट है, इसके अंदर क्या होगा, लैक्टोज़ रहता है, और लैक्टोज़ तो आपको अवॉइड करना है, इसलिए आपको जो है वो रेगुलर फ़ॉर्मूला मिक्स डाइट भी आपको नहीं देनी है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा एज ए नट्स आपका उस मदर के लिए, तो उसको हम बताना है कि सोया बेस्ड लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला फीडिंग आप जो है बेबी को करवाइए, जिससे स्टूल आउटपुट कम होगा और बेबी को डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट होगा। फीडिंग मिलती रहेगी उसको कंटिन्यू, और 4 महीने का बच्चा है, और तो क्या ही दे सकते हैं हम उसको। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, ठीक है? और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, वहाँ पर अगेन हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। मैं धीरे-धीरे एमसीक्यू के नंबर्स को बढ़ाऊँगा, ठीक है? अभी जैसे अपना स्टार्टिंग टाइम है, कुछ बच्चे हैं वो अवेयर भी नहीं है, क्योंकि कुछ को क्या है, तो क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आता है तभी वो लोग अवेयर होते हैं। हाँ, अभी हमें पढ़ना है, अभी हमें ऐसे करना है, तो अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो मेरे साथ की जो मेरी स्पीड के साथ में, या फिर जैसे हम हमारा जो वन साइडेड कम्युनिकेशन है अभी इस साइड में, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हो, ठीक है? मैं आपसे नहीं फीडबैक ले सकता, तो अभी के टाइम पे एकदम स्लोली हम चलेंगे, ठीक है? अगर आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपके रिस्पेक्ट की जाएगी, आपके ओपिनियन की, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। डेली पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। मोटिवेशन से कमी लगे तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, और ऐसे फ्रेंड से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, या फिर आपको टेंशन में देते हैं, लाइक एग्जाम है यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ नहीं है, आपकी मेहनत पे भरोसा रखिए। और बाकी आरएनसीसी आप सभी के साथ में है, डेली यहाँ पे यूट्यूब सेशंस रहेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक क्लासेस रहेगी अपने नोट सेट को लेके। आगे हम कंटिन्यू करेंगे टिल नोट सेट एग्जाम, ठीक है? प्री और मेंस दोनों के बारे में अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। और क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और क्लासेस के लिए क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे, ठीक है? ऑल पे क्लिक नहीं करोगे तो सारे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। मोटिवेशन की खुद में कमी लगे तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, ठीक है? आपको श्योर वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार की बात होगी। बस आपको लगेगा कि हाँ, मुझे करना है, मुझे मेरे लिए नहीं तो मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, उनके बेटर फ्यूचर के लिए करना है, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।